मैं किस घोड़े पे दाव लगाता हूँ और किस गधे पर बैठता हूँ, ये तो आपकी सोच है। अगर भगवान की दया से मुझे ऐसी समझ आ जाती कि कौन जीतने वाला है, तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता, उसी के साथ जुड़ जाता। प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम बातें की। लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो, और ऐसी कोई भी पार्टी और दलों का जब नाम पत्रकार बता रहे थे, ले रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने सभी से अपना सामंजस्य को लेकर, जिस प्रकार से पहले कहते आते हैं, कोई भी कटाक्ष नहीं करने का जो प्रशांत किशोर की नीति रही है, रीति रही है, उस अंदाज में वह बोलते हुए नजर आते हैं। बिहार की तरक्की की बातें करते हुए नजर आते हैं और भी पॉलिटिक्स पर, तमाम बिहार की सियासी दावपेच पर भी तमाम बातें करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि हमने क्या कुछ किया है, नहीं किया है, और हमारी क्या भूमिका रही है, नहीं भूमिका रही है। कई बातें लगभग 50 मिनट के सवाल जवाबों में वह करते हुए नजर आते हैं। अभी देख रहे होंगे कि जन सुराज, ये स्वराज को स्वराज का जब सवाल किया गया तो उन्होंने सुराज का नाम लिया, यानी कि ये डिफरेंस है। इसको लेकर भी उन्होंने क्लियर करते हुए नजर आए हैं। साथ ही चंपारण से जो वह शुरू करने वाले हैं यात्रा, वह भी, उस पर भी तमाम बातें की है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, यानी कि पीके, और उनका जो बातें था कि 17,000 युवाओं से हम मिले हैं और इसकी संख्याएं और भी बढ़ेगी, ये तमाम बातें थी। और यह भी बातें कहे कि जो जहां पर भी विधानसभा होगा, अब हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कोरोना के पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वह किए थे तो वो तमाम बातें कर रहे थे। और भी तमाम बातें देखिए इस वीडियो में, सभी सवालों जवाबों का इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए किसी ग्रुप के पास इतनी ताकत, इतनी सैंक्शन नहीं होगी जो कि कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन को लंबे समय में लागू कर सके। क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को चलाने के लिए पहले से व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर आप कोई बाहर से ग्रुप बना देंगे और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा सैंक्शन नहीं होगा। क्या चाह रहे थे कि आप मेंबर की जगह चेयरमैन बने? एक सवाल है कि आपकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने कहा कि बिहार से बाहर है, नीतीश कुमार है, और फिर मिडवे में आप छोड़ के चले गए। और आप आज आरटीडी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस अलायंस में आप उसके आर्किटेक्ट भी थे। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी आप ही थे कि अब की बार मोदी सरकार। मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा करे, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि मिडवे में उस कैंपेन को छोड़ के चले जाना भी। आप तृणमूल के साथ थे, बहुत सारे लोगों को आपने, नेताओं को अलग अलग राज्यों में लाया और उनको लगता है कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। दूसरा, एक बिहार के कंटेक्स्ट में पूछना है कि एक ऑफ एंड ऑन आपका और नीतीश कुमार का लव है, जो भी रिलेशन चलता रहता है, क्या कोई मिलने मुलाकात की बात की और उसका क्या भविष्य है आपका और नीतीश कुमार का? क्योंकि अभी भी लोगों को ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि उनके लिए आप स्टंपिंग कर रहे हैं, उनका जो भी आज प्रिकैरियस सिचुएशन है, वीजा भी उनके अलाइ, वो आपके कैंपेन से उनको एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, जहाँ तक पहली बात का जवाब है, आपने ठीक कहा। जो भी मैंने काम 10 वर्ष किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप या जो लोग भी इसको देखना या मुझे जज करना चाहते हैं, वो उसी के आधार पर जज करेंगे। तो मुझे आप ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर कुछ लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। मैं आने वाले समय में अपने कार्यों से, अपने कंडक्ट से, अपनी मेहनत से वो दिखाऊंगा, उनका विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। अगर आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शक है या जिनको डाउट है कि ये कितने सीरियस हैं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूँ कि साहब आप हमें टाइम दीजिए। जैसे आपने मुझे पिछले रोल में काम करते हुए देखा है, जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया होगा तब कईयों को ये डाउट होगा कि भाई वो काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 10 वर्ष उसको करके दिखाया, तो आज आप मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत इलेक्शन को मैनेज करने या लड़ने की क्षमता या समझ मुझे में है। मेरा आपसे आग्रह आपके माध्यम से ये है, जिन लोगों को भी इस तरह के डाउट है, आप बेशक आपका वो राइट है, आपको डाउट रखिए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए करने का। जहाँ तक दूसरी बात है नीतीश कुमार जी का, भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया है, महागठबंधन में ये सबकी जगजाहिर बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है, वो भी उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए
और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। कोई किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार, उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। 17,000 लोगों की जो बात की आपने जी, 17,000 लोगों से संपर्क करेंगे नहीं साहब, 17,500 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के संपर्क में अभी। उसके बाद आप पार्टी बनाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो आपको कहा कि ये 17,500 लोग पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथियों के माध्यम से मेरे संपर्क में हैं। वो व्यक्तिगत तौर पे जब मैं उनमें से ज्यादातर लोगों से मैं जब तक व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल लेता हूँ और उनकी सोच क्या है, अगर वो सब मिलके या उनमें से ज्यादातर लोग मिलकर जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो बिहार में गुड गवर्नेंस की और जनता की गुड गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, अगर उसमें सबकी सहमति होती है और उसमें भागीदार बनकर लोग कहते हैं कि पार्टी बनाने की जरूरत है, तो मैं भी उस पार्टी में एक मेंबर के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं। किसान जी बिहार में हकीकत है। सॉरी सर, इतना मेहनत कीजिएगा जी, तो आपका हाईलाइट का और योर रोल एज ए पॉलिटिकल कैंडिडेट इन अदर स्टेट, what it will be? साहब 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूँ, और 1 साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूँ और जो बात मैंने 2020 में कही थी, मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूँ। उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूँ कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर they have enough people. My colleagues who have worked with me, they are far more capable than me. I have said it before and I am repeating it again. IPAC is in good hands. They will continue to work with all where they get the opportunity to work. मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है। प्रशांत जी, आप खुद डेटा एनालाइज करते रहे हैं 10 सालों से। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, फेस, इश्यूज एंड कास्ट। बिहार जैसे इंपॉर्टेंट कास्ट रिडन सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि आप अगली जाति से हैं, कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे? क्योंकि लालू जी आए तो एक वर्ग के नेता बने, उसका आधार वोट बना। नीतीश जी आए, एक वर्ग के नेता बने, आधार वोट बना, फिर उन्होंने अपना तोड़ फोड़ किया जो भी सोसाइटी में। फिर आपका आधार वोट क्या रहेगा? मुद्दे रहेंगे, लेकिन मुद्दों से काम चलता नहीं है। तो क्या आप कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे ब्राह्मण होंगे? देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है और कई मैं आर्टिकल्स लोग जो सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूं कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप जातियों को साथ
एक बात को बहस के लिए मान भी ले कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतर ही सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति प्रसाद किशोर को चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है। जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे, जिस व्यक्ति, जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूँ, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या है, उस चीज को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूँ। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूँ। प्रशांत जी, पंचायत इलेक्शन से क्वेश्चन है। प्रशांत जी एक सवाल है। एक मिनट प्रशांत जी, जब तक आप किसी दल में शामिल, किसी पार्टी की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक क्या कांग्रेस में शामिल होने का जो दरवाजा है खुला है या ये चैप्टर में क्लोज माना जाए? और दूसरी बात कि इतने सारे दलों से जुड़े होने या अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए काम करने के बाद आइडियोलॉजी के लेवल पर आप किसके साथ अपने को ज्यादा करीब पाते हैं? देखिए, आपने कहा कांग्रेस का रास्ता, भाई कांग्रेस से बातचीत एक दूसरे फॉर्मेशन में हो रही थी, उन्होंने और हमने ऐसा मिलकर तय किया कि आगे चलने की अभी कोई संभावना नहीं है। उसके साथ ही मैंने आपको ये कहा कि मैं आपके सामने कैमरे पे पब्लिक को ये एश्योर कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से अपना समय, अपना तन मन बल बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूँ। अब आगे मैं कांग्रेस के साथ काम करूँ या किसी के साथ काम करूँ, अगर 1 मिनट उसकी संभावना मान भी ले बहस के लिए, तो भी बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है और बिहार सेंटर में भी उस पूरी परिकल्पना में बिहार सेंटर में रहेगा ही रहेगा। इस चीज में मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इसके करीब है, इतने बड़े कैंपेन के लिए फंड्स कैसे रेज करेंगे आप? किस चीज के लिए? जन स्वराज कैंपेन के लिए फंड रेजिंग कैसे होगी? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे भाई ऐसा है कि जिसके साथ जनता का समर्थन है, अगर जनता का समर्थन मेरे पास होगा तो वोट है तो वोट का जुगाड़ हो जाएगा। समाज पैसे का की व्यवस्था कर देता है, आप उसकी चिंता न करें। और अगर कोई कमी होगी तो आपके माध्यम से जनता को अपील करेंगे कि कुछ और रिसोर्स प्रशांत जी, पंचायत इलेक्शन, अरे भाई मेरे भाई, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शुरुआत आपने की तो 6 महीने में उसका रिजल्ट या उसकी परिणति होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि बात बिहार की जो मैंने शुरू की थी वो इसलिए छोड़ दिया या उसको रोक दिया क्योंकि 1 महीने के बाद कोविड की महामारी शुरू हो गई। अब कोविड के दौरान अगर मैं पदयात्रा करता और हर घर में जाता तो आप मुझे दोष देते या मेरी सराहना करते? मैं कोविड खत्म होने का वेट कर रहा था, अभी तक कोविड खत्म हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाई लार्ज हम लोग की जो नॉर्मल जिंदगी थी हम लोग उस तरह वापस लौटे हैं। तो मैं उस चीज को शुरू कर रहा हूँ, बात वही कह रहा हूँ जो बात बिहार की मैं कही थी। आगे 10 साल में बिहार देश के अग्रणी 10 राज्यों में 15 राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। बिजनेस एज यूजुअल या जो जिस तरह की सरकारें यहाँ पिछले 15 साल 20 साल से चली हैं, उससे वो रास्ता, उससे वो मंजिल हम नहीं पा सकते। किसान जी, आप ये कह रहे हैं कि 17,000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं,
वो किस तरह के लोग हैं और क्या बिहार में जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो भी आपके संपर्क में है, जो आगे आने के लिए आपके साथ तैयार हैं? देखिए, जो मैंने नंबर दिया है मोटे तौर पे 17,500-18,000 लोग, ये वो लोग हैं जिनको मेरे साथी नीचे जाकर मिले हैं, या उन्होंने मुझे पिछले कुछ महीनों सालों में संपर्क किया होगा, या हमने जाकर उनको ढूंढा खोजा है। ये नंबर कोई फिक्स नहीं है। As we talk, this number goes up. मान लीजिए मैं कल किसी से मिला, उन्होंने 4 और व्यक्तियों की का रेफरेंस दिया, उन 4 से मिल रहे हैं। बेसिक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 20,000 के आसपास 17,000-18,000 लोग, समझिए कि 1 महीने के बाद ये 20,000 हो सकता है। ऐसे लोग जिनको यहाँ जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ के मुद्दों की समझ है, जो लोग यहाँ के समस्याओं का समाधान निकालने की काबिलियत रखते हैं और जिनमें जज्बा है कि कुछ किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, वो हमारे संपर्क में हैं। लेकिन जब तक मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे और उनमें से ज्यादातर लोगों से मिलकर बात न कर लूं, तब तक मैं आपको आश्वस्त तरीके से नहीं बता सकता हूं कि उनमें से कितने लोग इस सोच से जुड़कर इसके भागीदार बनेंगे। मैंने ये कहा कि अगले 3 महीनों में ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनसे बात करके ये तय करेंगे कि कितने लोग तैयार हैं। जो लोग भी तैयार होंगे वो एक साथ बैठेंगे और वो तय करेंगे कि आगे पार्टी बनानी है कि मंच बनाना है कि अभी और समय लगाना है। लेकिन अगर उन्होंने मिलकर तय किया कि एक पार्टी बनानी है तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर होंगे। मैं ये कह रहा हूँ। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का काल खत्म हो गया? नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, जिनके लिए आप क्या वजह है? नीतीश जी और लालू जी यहाँ के राज्य के ही नहीं, देश के बड़े नेता हैं। उनके पास बहुत सारे एमएलए हैं, एमपी हैं, 20, 25, 30 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। उनके पास बड़े दल हैं। मैं अकेला व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो क्यों हमें तवज्जो देंगे? वो तवज्जो न दे, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा है। मैंने अपने ट्वीट में क्या कहा और मैं आपको बार-बार यहाँ क्या कह रहा हूँ, भाई मैं कोई चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसी दल को तोड़ने की बात कर नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बिहार के लोगों के पास जाना चाहता हूँ और ये समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता क्या हो। अब इसमें लालू जी या नीतीश जी जैसे बड़े नेताओं को मुझे क्यों तवज्जो देनी चाहिए? और ऐसा राजनीति के दे रहे हैं या तो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी अनावश्यक अपना समय जाया कर रहे हैं। मेरी हस्ती इतनी बड़ी नहीं है, इतने बड़े लोग हम पर टिप्पणी करें। प्रशांत जी आपने पंचायत इलेक्शन की बात की थी, पंचायत और प्रखंड तक जाने की बात की थी और कहे थे कि इतना मुखिया खड़ा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, मगर फिर से किसी पार्टी से आपको आया ऑफर तो आप बंगाल चले गए और अलग अलग उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्टेट में चले गए, तो फिर से आप चले जाएंगे प्रचार करने? मेरे भाई, जितनी बार आप एक ही सवाल को अगर घुमाकर पूछेंगे तो आंसर तो मैं वही दूंगा। आपको मैंने बताया कि जो मैं काम करता था, जिसकी वजह से आप बैठे हुए हो यहाँ, जिस बात का आप संज्ञान लेते हो कि ये काम इनको करने आता है, या जो भी मेरी छोटी बड़ी पहचान है, उसी काम की वजह से है। उस काम को 1 साल पहले नहीं करना है, ऐसी घोषणा मैंने कर दी। 1 साल सोचने के बाद आगे का रास्ता तय कर रहे हैं और आपको पब्लिकली बता रहे हैं कि भाई बिहार में ये करने जा रहे हैं। अब अगर आपको फिर भी मन में डाउट है तो बेझिझक आपको डाउट रखिए और आने वाले महीने में मेरे कार्यकलाप को देखिए, उसके अनुसार फिर अपना मन बनाइएगा। 2015 में आप नीतीश जी के साथ थे, 2018 तक आप जेडीयू में रहे, 7 निश्चय पर बिहार में काम हो रहा है। क्या आपने कभी सलाह नहीं दिया नीतीश जी को कि शिक्षा पे ये काम करना चाहिए? देखिए, 2015 में आप में से जिन लोगों ने गंभीरता से उस अभियान को देखा होगा, 7 निश्चय की परिकल्पना बिहार में 40,000 गाँव में लोगों से फीडबैक लेने के बाद करी गई थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी है वो साहब जो सरकार है उनकी है। मैं सरकार में कभी शामिल रहा नहीं हूँ। आप जेडीयू में रहे थे सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब आते हैं और उनके मंत्रीगण और नेता आते हैं तो उनसे तो आपके सवाल करना चाहिए आपको कि साहब 7 हिस्से पर आपने 2015 में जो प्रॉमिस किया था
उस पर आपने क्या किया? उस पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, उस पर बताए कि कितने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसमें बताएं कि कितने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। 7% के लिए आप मुझे क्यों अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? मैंने तो अपनी कोशिश ये की, उस समय जितनी शक्ति बुद्धि मेरे पास थी, लोगों से बात करके 7 पॉइंट प्रोग्राम बनाने को उनका एजेंडा बनाया। अब उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार की बजाय मेरी कैसी होगी? आप बताओ। अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी आपके इलाके में हैं। आज आप शुरुआत कर रहे हैं तो गांधी जी हैं, जन स्वराज है, पैदल यात्रा है, नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, गांधी जी के 10 सिद्धांतों की बात करते हैं, चंपारण से वो भी पैदल यात्रा कर चुके हैं। बिहार के लोगों ने तो पैदल यात्रा चंपारण से यात्रा की है सुशासन के, तो लोगों को ये शंका क्यों न हो कि आपकी जो राजनीति होगी आगे आप लोगों से मिलेंगे, अगर राजनीतिक पार्टी बनाने की आवश्यकता आपको महसूस होती है, पार्टी बनेगी तो आपकी राजनीति आपके पिता तुल्य नेता के इर्द गिर्द ही होगी। नहीं, देखिए, अगर नीतीश जी के विचारधारा में या उनके कार्यकलाप में या उनके कार्यशैली में अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो नीतीश जी ही क्यों? किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ अच्छा है तो उससे सीखने में या उसको अपने कार्यशैली में समाहित करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं बिहार के हर उस व्यक्ति के पास जाना चाहता हूँ जो कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ मदद कर सकता है। नीतीश तो बहुत बड़े आदमी है, यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनकी सीख से, उनकी बुद्धि से, उनके अनुभव का लाभ अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? जहाँ तक मेरे संबंध पर्सनल संबंध की बात है तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है और अभी मैं रिपीट किए देता हूँ। जितने दिन मैं और नीतीश जी साथ में थे, हमारा रिलेशन पिता पुत्र तुल्य ही था। उन्होंने मुझे पुत्र की तरह ही रखा और मैं पिता की तरह ही उनका आदर करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अलग जर्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे अलग विचारधारा या अलग सोच नहीं रख सकता हूँ। आपने देखा मैं जदयू में था और ये एनआरसी के मुद्दे पे मुझे हटाया गया और पब्लिक डोमेन में ये बात है। मैं नीतीश जी से मिलने आया तो नीतीश जी ने मुझे फिर से आश्वस्त उस मीटिंग में कहा कि मैं बिहार में ये लागू नहीं करूंगा। मेरा उनको प्रश्न इतना ही था कि अगर आपको बिहार में लागू करना नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, और अगर ये किया तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का इसमें रहना बहुत मुश्किल है। बाद में उन्होंने अपनी विवेक के अनुसार उचित समझा, मुझे निकाल दिया। तो ठीक है, उनकी पार्टी है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा पोल स्ट्रेटेजिस्ट है जिसके बायोडेटा में तमाम बड़े बड़े अचीवमेंट्स है, वो बिहार में आके स्ट्रगलर से क्यों लगता है? 2015 के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर छोड़े तो आपका स्ट्राइक बिहार में कुछ खास नहीं है, फ्लॉप ही माना जाएगा। तो आखिर ये गैपिंग कहाँ पे आ रही है, कम्युनिकेशन गैप कहाँ आ रहा है? भाई मैं बिहार में जहाँ तक चुनाव का सवाल है, बिहार में मैं जिंदगी में एक ही चुनाव से जुड़ा रहा हूँ 2015 में, और 2015 उसको छोड़ के किस रिकॉर्ड की बात करें? जब मैं किसी रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं हूँ तो किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? जहाँ तक आपने ये कहा कि वो सब छोड़कर स्ट्रगलर की तरह शुरू कर रहे हैं, कुछ बात में सच्चाई है। मैं सब कुछ छोड़ के बिहार के लिए कुछ बड़ा करने की नियत से फिर से जीरो से शुरू करना चाहता हूँ और मुझे इस बात का एहसास है ये बहुत कठिन काम है। इस बात का मुझे पूरा इल्म है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कठिन है, इसीलिए करने आए। दूसरा कोई व्यक्ति ट्राई करे ना करे, मेरी ऐसी सोच है कि ये कठिन है, इसलिए इसको ट्राई करना है और ये समाज के हित में है। इसलिए अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ बैठकर इस काम को अगले कई सालों तक करेंगे। संभव है कि फेल हो जाए, लेकिन मेरे लिमिटेड है और मेरे प्रयास में आप कभी नहीं पाएंगे। आपने उस प्लेस को चुना है जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण को, और स्वराज के लिए सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने चुना था। आपने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की है, तो क्या माना जाए कि बिहार से फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है, जबकि आंदोलन के बाद बीके जन स्वराज आंदोलन? पहली बात तो मैं स्वराज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुराज की बात कर रहा हूँ, जन सुराज की बात कर रहा हूँ, गुड गवर्नेंस। क्या जेपी आंदोलन के बाद बिहार से दूसरा आंदोलन शुरू हो रहा है? देखिए, उस पर मैं
उसका आंसर दूसरे तरीके से दूंगा। अन्य कई राज्यों के मुकाबले यहाँ भी व्यवस्था बदलने के लिए ही आप पदयात्रा। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में पिछले कई दशकों में जेपी आंदोलन के बाद कोई भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन ने जन्म नहीं लिया है। जो लीडर्स भी बिहार को चला रहे हैं या बिहार के लीडरशिप के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जेपी मूवमेंट के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। शायद ये समय आ गया है कि फिर से जनता को एक तरह से एकत्रित किया जाए और जैसा मैंने उनको बताया इस सोच में जुड़ना चाहते हैं और इसमें भागीदार बनना चाहते हैं। लेकिन इसकी तुलना किसी पीछे के बड़े आंदोलन से करना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। हम लोग बहुत छोटे व्यक्ति हैं और एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि मैं अपने इंटेंट और कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी जनता मालिक और तय करने दीजिए। के बाद क्या ये जन स्वराज यात्रा का प्लान नहीं था और इसकी परिकल्पना कब की? 2-3 दिनों में इसकी परिकल्पना मेरी 2020 में थी। बात बिहार की जब मैंने लॉन्च किया था, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो मैंने ये कहा था कि जैसे ही डिजिटल रजिस्ट्रेशन 10 लाख पूरा हो जाएगा तो 1 महीने के बाद मैं नीचे जमीन पर जाऊंगा। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोविड की वजह से प्रोग्राम को रोकना पड़ा था, तो आप ये मान कर चलें कि उसी बात को मैं पुनर्जीवित कर रहा हूँ। ये कोई नई सोच पिछले 5 दिन में मेरे दिमाग में आई है, ऐसी नहीं है। मैं हड़बड़ी में बिना सोचे समझे या जल्दी में आकर कोई निर्णय लेकर काम करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर पिछले 1 साल 1.5 साल में उसके बाद उसकी परिकल्पना की है और अगले आने वाले जितने साल उसमें लगाने पड़ेंगे उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रशांत जी आपका उद्देश्य क्या है? प्रशांत जी आपका उद्देश्य क्या है? बिहार का विकास करना या बिहार में पॉलिटिक्स करना? प्रशांत जी आपका उद्देश्य क्या है? बिहार का विकास करना या बिहार में पॉलिटिक्स करना? देखिए, एक सवाल और जोड़ता हूँ, क्या आप मानते हैं कि नीतीश जी का काल समाप्त हो गया और वो फेल हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री हैं, उनका 3 साल से ज्यादा का समय कार्यकाल बाकी है, उनको उनका काम करने दिया जाए। आगे की राजनीति मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर चुनाव की राजनीति करनी है, अगर चुनाव की राजनीति करनी होती तो मेरे जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो भी ये बात मानेंगे कि थोड़ी बहुत चुनाव और चुनाव प्रबंधन, चुनाव लड़ने लगाने की समझ तो मुझे है, ज्यादा न भी हो, थोड़ी बहुत समझ तो है। 10 साल में मैंने वो करके दिखाया है। उसके लिए मुझे 4 साल पहले आकर बिहार में किसी पदयात्रा करने या हजारों लोगों से मिलने जुड़ने की किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बात, जो लोगों के मन में डाउट है कि मैं बिहार के प्रति कितना कमिटेड हूँ। दूसरी बात, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर बिहार में परिवर्तन लाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई, किसी एक व्यक्ति की सोच या प्रयास से बिहार को नहीं बदला जा सकता है। ये सामूहिक सोच और प्रयास ही है तो बिहार के लोग एक साथ मिलकर करेंगे तभी इस चीज को बदला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अब क्या माना जाए, 1 साल तक आप बिहार में अलग अलग जिलों में घूमेंगे, वहाँ पर लोगों को टटोले गया, तो क्या माना जाए कि 1 साल बाद अगर जीतने वाली स्थिति आपकी नहीं होगी तो आप बैक टू पवेलियन हो जाएंगे? भाई, पहली बात की जो अवधारणा है कि मैं किस घोड़े पे दाव लगाता हूँ और किस गधे पर बैठता हूँ, ये तो आपकी सोच है। अगर भगवान की दया से मुझे ऐसी समझ आ जाती कि कौन जीतने वाला है तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता, उसी के साथ जुड़ जाता तुरंत। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि बिहार में जैसा मैंने आपको बताया, सरकारें बदलती रही हैं। 30 वर्ष में 2 बड़े नेतृत्व बड़े लीडर्स की सरकार आपने देखी है, तो अलग अलग विचारधारा की सरकार देखी है। परिवर्तन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसको करने की दिशा में मैं अपनी जो भी मेरी सोच है, ऐसा समझता हूँ कि इसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। उस दिशा में मैं प्रयास करना चाहता हूँ। अब इसमें जीतने वाला घोड़ा कौन है और हारने वाला घोड़ा कौन है, मैं आपके साथ ही बैठ कर बात सुन लूंगा और आपके भी इनपुट का फायदा उठाऊंगा। रोजगार और पलायन पर पूछो यार। प्रशांत जी, रोजगार के लिए आपके पास क्या प्लान है? कितना पूछो राजनीति वाला सवाल पूछते। प्रशांत जी
भाई देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के लड़के हैं, उनके माता पिता यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के बड़े नेता रहे हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैं आज बिगिनर हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अननेसेसरी कैसे काउंटर करूंगा, उस सवाल में अपना समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, मैं लोगों के पास जाना चाहता हूँ, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उनसे समझना चाहता हूँ कि क्या किया जा सकता